हेलो बच्चों, नमस्कार। यह फिर से आप सभी का स्वागत आपकी इस मनपसंद विज्ञान की क्लास में। बच्चों, कल की क्लास में और पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था संयोजन अभिक्रिया के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक और नई रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। समझना क्या होती है परिभाषा। हमने कल एक एग्जाम्पल के बारे में बात की थी। हमने पढ़ा था कि ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना भुजा हुआ चूना। जब आपने क्या करवाई थी, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई थी? जल के साथ। तो करवाने पर किसकी प्राप्ति हुई थी बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हुई। और आपको इसके साथ में ऊष्मा की भी क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। अब यदि आप नाम को देखेंगे तो ऊष्मा छेपी, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा जो होगी वह हमें अभिक्रिया के बाद क्या होगी? प्राप्त होगी। यदि आप गौर से देखेंगे तो इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ हमें किसकी प्राप्ति हो रही बच्चों? ऊष्मा की। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और जिस अभिक्रिया में क्या हो बच्चों? ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब यदि मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो पहला एग्जांपल तो आपका यही हो गया। सेकंड यदि मैं कहूं आपसे तो सुनना कौन सा होगा? साग सब्जियों के साथ जो सब्जियां होती हैं, इन साग सब्जियों के विघटन से किसका बनना बच्चों? कंपोस्ट का बनना भी क्या कहलाता है? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। साग सब्जियों के विघटन से किसका बनना? कंपोस्ट का बनना भी कौन सी अभिक्रिया है? आपकी यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपका थर्ड जो एग्जांपल आता है वह आता है श्वसन। और श्वसन क्या है बच्चों? एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है? टाइप है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या एक टाइप है? कौन? आपका श्वसन यानी रेस्पिरेशन जो होता है उसे ही हम क्या कह सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल भी कह सकते हैं। यह पूछा गया क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन? आपका जो सेकंड वाले नंबर पर एग्जांपल जो लिखा हुआ है, यह एग्जाम में क्या किया गया बच्चों? पूछा गया क्वेश्चन है कि साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट का बनना किस रिएक्शन को प्रदर्शित करता है? तो किस रिएक्शन को प्रदर्शित करता है बच्चों? आपकी यह श्वसन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एक हमने पढ़ा था कोयले का दहन। वैसे तो देखो कोयले का दहन क्या है? संयोजन अभिक्रिया का है, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें क्या प्राप्त होता है? आपने कोयले को जलाया होगा, आपको किसकी प्राप्ति होती है? हीट। और लाइट की क्या होती है? प्राप्ति। तो हीट भी मिलती है और हमें क्या मिलती है बच्चों? आपको प्रकाश की भी प्राप्ति होती है। तो दो डेफिनेशन हो गई आपके पास ऊष्माक्षेपी की। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ किसकी प्राप्ति होती है? ऊष्मा की, कौन सी कहलाती है आपकी? ऊष्माक्षेपी। या जिसमें क्या होता है बच्चों? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, वह भी कौन सी कहलाती है? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर आखिरकार हमने ये पढ़ा कि श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? तो चलिए मैं इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, और वह आपका चौथे नंबर का एग्जांपल होगा, और वह होगा बच्चों प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है प्यारे विद्यार्थियों, वह क्या होता है? वह भी आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या होता है? उदाहरण होता है। कौन सा? प्राकृतिक गैस, मतलब आपकी जो नेचुरल गैस होती है, इस नेचुरल गैस का जो दहन है या इसको हम बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैस को जब बर्न किया जाता है तो भी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। अब समझना, देखो प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है। और जो मैंने इसका क्या कर रहा है, अपन उसको दहन करवा रहे हैं, मतलब किससे अभिक्रिया होगी बच्चों? ऑक्सीजन से। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, समझना, जिससे हमें रिएक्शन जो रटनी ना पड़े। ये जो आपको दिखाई दे रहा है CH4, ये कैसा यौगिक है बच्चों? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड है। कैसा है ये? आपका कार्बनिक यौगिक है, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन? आपका यह CH4। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वैसे हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है,
लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन भी हो और क्या हो, हाइड्रोजन हो, ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कौन से यौगिक कहते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कहते हैं किनको? जिसमें कार्बन भी हो, क्या हो, हाइड्रोजन हो। और जब भी क्या करेंगे आप इसे कार्बनिक कंपाउंड का क्या करवाएंगे? दहन करवाएंगे, इसको वर्न करेंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट है वह क्या करना है? याद रखना है, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। और प्रोडक्ट क्या होगा? आपका प्रोडक्ट होगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 प्लस होगा वाटर यानी कि H2O, और प्लस आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी बच्चों? एनर्जी यानी कि ऊष्मा की भी क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो याद रखना, उत्पाद फिक्स होगा। किस किस का क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, क्या बनेगा? वाटर यानी कि जल बनेगा, और किसकी प्राप्ति होगी? आपको हीट अर्थात एनर्जी की क्या होगी? प्राप्ति होगी। क्योंकि उत्पाद के साथ यानी आपके प्रोडक्ट के साथ किसकी प्राप्ति हो रही है बच्चों? आपको ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी? एक ऊष्मा क्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या हो गया? टाइप हो गया। कौन सा? आपका नेचुरल गैस का को बर्न करना या इसका क्या करना? दहन करना। अब मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्यों है या कैसे? तो चलिए अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है कौन? श्वसन। कैसे? चलिए अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन पुटअप हुआ था? आपके सामने क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल से। कैसे? तो सुनना, क्या करते हैं बच्चों? हम सामान्यतः आप कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ यानी हम ऐसे यौगिकों का, ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि आलू, जैसे कि चिप्स, आलू से बनी हुई क्या? चिप्स, ब्रेड और चावल। तो हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे चिप्स, ब्रेड और चावल जैसे पदार्थों का क्या करते हैं? खाते हैं। जब इन कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है, तो पाचन से आपको बच्चों प्राप्त होता है क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने, C6H12O6। ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज क्या करता है? यहां ग्लूकोज की जो स्टेट आएगी बच्चों वो कौन सी आएगी? AQ। क्योंकि यह क्या होगा? जब हम कोई पदार्थ खाएंगे तो आपको ग्लूकोज जो प्राप्त होगा वो कहां घुला हुआ होगा? आपके ब्लड में। और आप जानते हो कि ब्लड के द्वारा ही विभिन्न जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं इनको शरीर के विभिन्न अंगों तक या विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो ग्लूकोज का किसकी प्राप्ति होती है आपको? जब भी हम कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खाते हैं तो उसके डाइजेशन से किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यह ग्लूकोज क्या करता है? हमारी कोशिकाओं में उपस्थित किससे क्रिया करता है बच्चों? ऑक्सीजन से। और क्रिया करके क्या देता है? आप सुनना, एक बात तो आप ये देखिए दोबारा से, मैंने अभी आपको जस्ट पिछली स्लाइड पर ये समझाया था कि जब भी क्या हो, कोई भी कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो रहा हो बच्चों? दहन हो रहा हो, तो क्या करते हैं हम? हमारा उत्पाद क्या होता है? फिक्स। और वह उत्पाद क्या होता है? वह उत्पाद होता है बच्चों आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इधर आपको देखना ही नहीं है, कहां पर? अभी कारक की ओर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। आप सीधा लिख दीजिए CO2 प्लस क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका H2O यानी कि वाटर। और आपको किसकी प्राप्ति होगी बच्चों? ऊर्जा अर्थात एनर्जी की क्या हो जाएगी? यहां प्राप्ति हो जाएगी। और यह कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी? यह अभिक्रिया हो गई बच्चों आपकी ऊष्मा क्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि हम एक बार बैलेंस कर लेते हैं तो यह कौन सी अभिक्रिया बच्चों आपकी? यह अभिक्रिया हो गई है आपकी कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण। इसका भी आपको क्या पता चल गया? आंसर पता चल गया। और क्यों है ये चीज मैंने अभी आपको समझा भी दी। और ये किसका एग्जाम्पल थी? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल थी। एक बार फिर से मैं पूरा बोल देता हूं, सुनिएगा। क्या कहा था अपन ने कि जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे चावल, ब्रेड और चिप्स खाते हैं तो इनके पाचन से हमें किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? ग्लूकोज की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यह ग्लूकोज क्या कर रहा है? यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित किससे? ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? क्रिया। और क्रिया करके हमें क्या देता है बच्चों? CO2 और क्या देता है? ऊर्जा देता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है बच्चों? श्वसन बोला जाता है। इसलिए हमने ये कहा कि श्वसन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या ऊष्माक्षेपी क्या है? अभिक्रिया। तो आपकी दो अभिक्रिया यहां पर पूरी हो गई। पहली हो गई थी आपकी कौन सी? संयोजन अभिक्रिया।
और दूसरी कौन सी होगी बच्चों आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। चलिए अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों वियोजन अभिक्रिया अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है डेफिनेशन समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल्स के द्वारा इसकी डेफिनेशन निकालने वाले पर मैंने आपको बोला कि आयरन सेकंड सल्फेट, इसका नाम क्या है बच्चों आयरन सल्फेट, और इसी को हमने एक नाम और दिया था, इसका नाम हमने दिया था बच्चों फेरस सल्फेट। तो मैंने क्या कहा कि जब फेरस सल्फेट को क्या किया जा रहा है बच्चों गर्म किया जाता है अर्थात तापन, यानी मैंने उसको क्या दे दिया ताप दे दिया है ऊष्मा दे दी। तो जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर हमें प्राप्ति होती है Fe2O3 प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की। इसका नाम क्या होता है बच्चों आयरन थर्ड ऑक्साइड, या इसे ही आपने क्या नाम दिया था फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं पर कौन सी रिएक्शन रहे हैं आप वियोजन अभिक्रिया अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि आप इस समीकरण को गौर से देखेंगे तो हमें यह पाया जा रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की वैल्यू कितनी केवल एक, और यह एक अभिकारक जो है वो टूट रहा है कितने उत्पादों बच्चों दो या दो से अधिक उत्पादों में। तो यहां तो कितने में टूट रहा है या कितने में डिकम्पोज हो रहा है इसका 3 प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ये कौन सा आपका एकल अभिकारक जो है एक अभिकारक जो है वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें 2 और मोर देन 2 किसमें प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है इसका डिकम्पोजिशन हो सकता है किसका एकल अभिकारक का। तो परिभाषा क्या हुई कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक जो होता है वह दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या करता है बच्चों टूट जाता है, उसे क्या बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा सुनना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब यदि आप पहचान की बात करूं तो आपसे एग्जाम में वही जो मैं आपसे एडिशनल या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहा था कि क्या हो सकता है क्वेश्चन, एक तो आपसे सीधी डेफिनेशन पूछ ली जाए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे अभिक्रिया देकर के या रिएक्शन देकर के पूछे कि रिएक्शन का टाइप बताइए। तो हम वियोजन अभिक्रिया अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान कैसे करने वाले हैं। क्या पहचान है बच्चों कि अभिकारक जो होगा इस अभिकारक की जो वैल्यू होगी वह कौन सा होगा बच्चों एकल होगा, यानी क्या होगा एक होगा। तो यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अभिकारक यानी रिएक्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है एक होती है, केवल क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि आपकी डिकम्पोजिशन अर्थात वियोजन अभिक्रिया में एकल जो अभिकारक होता है यह एकल अभिकारक क्या करता है डिकम्पोज होता है यानी वियोजित होता है किसमें दो या दो से अधिक उत्पादों में। इसलिए यही हमने क्या कहा था डिकम्पोजिशन क्या कहा था रिएक्शन कहा था। तो ये क्या है आपका पहला एग्जांपल है कौन सी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पुटअप होता है इसी रिएक्शन से। क्वेश्चन ये कहता है कि आप क्या कारण है कि आप हमें रीजन बताइए किसका कि जब हम इस फेरस सल्फेट को या इस आयरन सल्फेट को क्या कर रहे हैं बच्चों गर्म किया जा रहा है इसको, तो गर्म करने पर क्या होता है इसका जो हरा रंग होता है यह हरा रंग कैसा हो जाता है बच्चों गायब हो जाता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब इस फेरस सल्फेट को क्या किया जाता है गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर इस आयरन सल्फेट का जो हरा रंग है वो क्या हो जाता है गायब हो जाता है। रीजन पूछा जा रहा है क्यों हो जाता है, तो सुनना क्या होता है मेनली आपका जो आयरन सल्फेट है इस आयरन सल्फेट के साथ 7 जल के अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों जुड़े हुए होते हैं। किसके अणु 7 यानी कि 7 क्रिस्टल जल के, ये जो जल के अणु हैं ये क्या है इसके साथ जुड़े हुए हैं और इन जल के अणुओं को क्या बोलते हैं मन क्रिस्टलन जल क्या बोला जाता है बच्चों क्रिस्टलन जल कहा जाता है। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल जो है किसके वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इन्हें क्रिस्टलन वाटर यानी कि क्रिस्टलन जल के अणु कहते हैं। क्या होता है क्रिस्टलन जल समझना, कोई भी जो आपका लवण होगा
उस लवण में एक निश्चित वैल्यू में, एक फिक्स वैल्यू में क्या होंगे, जल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हुए होंगे, उससे जुड़े हुए होंगे। और जो फिक्स वैल्यू में ये आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल इससे क्या है, जुड़े हुए हैं। इसे जुड़े हुए जल के अणुओं की जो वैल्यू है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अपन क्रिस्टलन जल बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, लेकिन यहां मोटा सा याद रख लीजिएगा कि कोई भी जो फॉर्मूला होता है लवण का, उस लवण के फॉर्मूले में एक निश्चित वैल्यू में जो वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों, क्रिस्टलन जल बोला जाता है। और जब आप इस फेरस सल्फेट को, इस फेरस सल्फेट के साथ कितने जुड़े हुए हैं बच्चों, 7, और इन 7 जल के अणुओं के जुड़े होने के कारण ही सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीन, अर्थात क्या होता है, हरा होता है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इसको गर्म किया, इसको क्या दिया आपने, ताप दिया। ताप देते ही इसके जो ये 7 जल के अणु हैं, इन 7 जल के अणु क्या कर देगा, ये लॉस कर देगा, यानी कि इनको क्या कर देगा, त्याग देगा। और जैसे ही क्या कर देगा, यह इन 7 जल के अणु को त्यागेगा, इसका यह जो हरा रंग है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, गायब हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे उत्तर में कि सामान्यतः फेरस सल्फेट के साथ 7 क्रिस्टल जल के अणु क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब इसे क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इसका यह अपने 7 जल के अणु को त्याग देता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है बच्चों, गायब हो जाता है। तो यह थी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली क्लास में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स की और इसके अलावा अन्य रिएक्शंस के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।